मिनिस्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइएगा कि ये अभी तो हम पीआईई के जो वो पायलट्स थे उनकी जाली डिग्रियां भुगत रहे थे, तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एक जज की डिग्री जाली निकल आई है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये प्योरली कानूनी मैटर है। और जो मियां दाऊद जिन्होंने ये पिटिशन की भी, हम्म। उन्होंने तमाम तर शवाहिद और सबूत इसमें पेश किए हैं। और ये एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है जो हर महकमे में होता है। और मैं समझता हूँ कि एक कानून के मेरिट्स के ऊपर हर चीज को जांचते परखते हुए ये एक फैसला आया है, और एक दुरुस्त फैसला है। और डिग्री वेरिफिकेशन जो है वो तो हाईएस्ट लेवल पे होती है। और इस तरह अगर आप ठीक है। टेक्निकलिटीज पे खेल के या कोई गलत बयानी करके आगे बढ़े तो ऑब्वियसली किसी ना किसी दिन तो ये मामला सामने आ जाता है। तारिक साहब, अभी आपने खुद भी कहा कि बहुत आला सतही लेवल के ऊपर हो जानी चाहिए, तो सवाल तो यह है कि ये एक शख्स वकील बनता है, फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ अदालतों की वकालत देखते हुए, आप खुद वकील हैं, तो वो देखते हुए फिर वो एक जज तक के लेवल पे पहुंचता है, फिर जुडिशल कमीशन है। तो किसी भी लेवल के ऊपर क्या स्क्रूटनी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया कि यहाँ पर आके बात खत्म हुई है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप जब सिस्टम के अंदर मैनिपुलेशन हर लेवल पे करें तो ये भी खुशकिस्मती है कि या किसी ना किसी लेवल पे ये मामला सामने आ गया। और इस पे तहकीकात हुई और एक लंबा केस चला, बहुत अरसा चला। जी। और उसके बाद हकायक सामने आए, तो ये सिस्टम में ही जो है वो सामने आई है सारी चीज। बट ऑब्वियसली लोग मैनिपुलेट करते हैं, वो बार काउंसिल्स के लेवल पे, बार बॉडीज के लेवल पे पहले भी तो केस ऐसे आए थे। और उसमें बड़ा एक सामने होशरुबा इंकशाफात सामने आए थे। तो ये ऑब्वियसली ये होता है। बट खुशी है कि ये बहुत जल्द जो है वो सामने आ गया, और इसका सदेबाब अब हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सदेबाप तो हो जाएगा, लेकिन तारड़ साहब, अब जो एक पूरा मैकेनिज़्म जो है वो यकीनी तौर पर अब आपके सामने भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि उसको बनाने की ज़रूरत है, मज़ीद उसको फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है। तो अब आपको लगता है कि दीगर जो जजेज़ हैं उनकी डिग्रियां भी चेक होंगी, हुकूमत इसके लिए कोई प्रॉपर जो है एक सिस्टम बनाने जा रही है? देखिए, डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से जो बार काउंसिल्स हैं उनका सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एक बाकायदा एजुकेशन कमेटी है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसका ये मामला पता हो वो पता लग जाता है, क्योंकि देखिए, आप लॉ कॉलेज में आपने जो सेशन अटेंड किए हों, जो सेमेस्टर अटेंड किए हों, डिग्री अवॉर्डिंग अथॉरिटी की तरफ से वेरिफिकेशन हुई हो, तो ये डिपेंड करेगा हर इंडिविजुअल के ऊपर। जिसका हल्का सा भी शक हो तो वो मामला सामने आ जाता है, जिस तरह इनका आया। सिस्टम में ये गुंजाइश मौजूद है कि जहां पे किसी की ऐसी चीज सामने आए वो सिस्टम में हाईलाइट होती है, और उसके मुताबिक उस पर तहकीकात होती हैं या केस बनता है और केस आगे चलता है। ठीक है। हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक कोई सिस्टमैटिक चेंज आएगा। एक इंडिविजुअल केस था, अगर बाकी किसी का शक हुआ तो ऑब्वियसली पिटिशनर्स मौजूद होते हैं, कंप्लेनेंट्स मौजूद होते हैं जो इन इश्यूज को रेज करते रहते हैं। एक बहुत बड़े बार लीडर के साथ भी ये पहले हुआ, और उनकी डिग्री सस्पेंडेड रही, तो ये और लाइसेंस सस्पेंडेड रहा, तो ये जिनका होता है उनका बिल्कुल सामने आ जाता है। अच्छा तारिक साहब, इस जो फैसला है इसकी टाइमिंग बड़ी जो है वो दिलचस्प है, इस लिहाज से कि गुज़श्ता रोज़ ही जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत जो है वो दर्ज कराई, और 24 घंटे के अंदर जो है उसके बाद ये फैसला आ गया। और ये बड़ा कुछ दिलचस्प सा मामला लग रहा है। आपको लग रहा है इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि उन्होंने ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था जी। प्रोसीडिंग्स को डिले करने का और प्रोसीडिंग्स को जेपरडाइज करने का। ये कई प्रोफेशनल दरखास्त गुजार होते हैं जो जब मामला बिल्कुल एंड पे पहुंच जाए और उनको लगे हमारे खिलाफ फैसला आने वाला है, तो वो जज के खिलाफ ही कोई ना कोई ऐसी दरखास्त दे देते हैं या नो कॉन्फिडेंस कर देते हैं। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक दानिस्ता तौर पे किया गया, सोचते समझते हुए किया गया, और इस पे एक पॉलिटिक्स खेली गई, और एक जैसे सरफराज डोगर के खिलाफ बगैर किसी जवाब के जी। सवालात उठाए गए, और उससे अपने केस में जो है वो बेनिफिट लेने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ ये नाकामी हुई, ये खेल खेल के ये नहीं करना चाहिए। तारड़ साहब, इसको तसलसल भी करार दिया जा रहा है कि एक जो है वो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, फिर उसके बाद ये सवालात उठने शुरू हो जाते हैं कि अब जुडिशरी के ऊपर भी नज़र आएगी, तो क्या ये उसका तसलसल तो नहीं है? देखिए, इस मुल्क में अब अल्लाह के फजल से अल्लाह से डरना चाहिए, रहम मांगना चाहिए। निज़ाम ऐसा आ गया है कि कोई जिस भी तबके से ताल्लुक रखता हो, जी। कोई रॉन्ग डूइंग हुई है
तो वो सामने आएगी, उस पर तहकीकात होंगी। और जनरल फैज हमीद का मामला हो, ये जैसे जहांगीरी वाला मामला हो, इससे साबित ये हुआ कि जो इस मुल्क की इलीट है वो एहतसाब से मुबर्रा नहीं है। और पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा उन पे केसेस जो है वो चलते थे और वो जवाबदेही भी उनकी होती थी। ठीक बट है। ये एक अच्छा ट्रेंड है कि इस मुल्क की इलीट भी अब वो ख्वाह किस भी तबके से ताल्लुक रखती हो, उसका एहतसाब भी हो रहा है और जवाब तलबी भी हो रही है और अवाम के सामने जो है वो हकाइक भी आ रहे हैं। तो ये हौसला अफजा ट्रेंड है कि सिर्फ इस मुल्क का गरीब आदमी या मिडिल क्लास या पॉलिटिकल क्लास सिर्फ स्क्रूटनी में नहीं है। स्क्रूटनी के तहत जिन लोगों ने रॉन्ग डूइंग की, उनका जिस भी तबके से ताल्लुक था, वो सामने आया है। तारिक साहब, नाअहली हो गई तारिक जहांगीरी साहब की, उनको जो है वो कलअदब भी करार दे दी गई, उनकी तकर्री, सारे मामलात हो गए हैं। तो अब डी नोटिफाई होने के बाद जहांगीरी साहब के दिए गए जो अदालती फ़ैसले थे उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उनके पास आगे कोई ऑप्शंस हैं? अपील करेंगे, क्या करेंगे? और आप क्योंकि कानूनदान भी हैं, हुकूमती तर्जुमान भी हैं, तो हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा इसके ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो फैसले हैं इस पे तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए जी। कि वो फैसले हाई कोर्ट की स्वाबदीद है कि वो देखे कि वो लीगली टेनेबल हैं नहीं हैं। बट मेरा ये ख्याल है कि इतने वसी पैमाने पे केसेस को अनडू करना, असर नौ उनको फिक्स करना, जुडिशल सिस्टम में शायद ये एक बहुत बड़ी अनोमली पैदा हो जाए। तो इस पे हाई कोर्ट डिसीजन लेगा, मगर मुनासिब होगा कि अगर उन फैसलों की इंडोर्समेंट कर दी जाए, जी। क्योंकि ये बड़ा एक पेचीदा मामला होगा कि तमाम साइलिन को कहा जाए कि वो दोबारा दरखास्तें दायर करें और एक बड़े कम्बरसम जुडिशल प्रोसेस से वो गुजरें और दोबारा री हियरिंग हो और री हियरिंग करके मामला आगे बढ़े। तो इससे वर्कलोड भी बड़ा बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी अनोमली है जिससे जो आम साइल हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है तारिक साहब, थोड़े से कुछ सियासी मामलात के ऊपर भी बात करते हैं। कल ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अडयाला जेल के बाहर पीटीआई क़यादत और इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल पर अपने रद्द-ए-अमल में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो हुकूमत इस तरह के इक़दाम को कैसे जस्टिफाई करेगी जिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा इदारा भी बोल उठा है? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की अपनी मर्जी है, जिस मामले पे वो बोलें, जिस पे वो ना बोलें। जी। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हर कैदी की फैमिली ये शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल अगर 400 कैदी हैं और वो तय कर लें कि हर कैदी की फैमिली 25-30 बंदे लेके आएगी, 50 बंदे लेके आएगी और जेल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करेगी और चीज़ों को वहाँ पे कॉम्प्लिकेट करेगी, तो मुझे बताइए कि किस कानून में इजाज़त है कि आप सड़क ब्लॉक कर दें, पुलिस वालों से मुठभेड़ करें और वहाँ पे एक पेचीदा सूरत हाल पैदा करें, कानून को अपने हाथ में लें? देखिए, ये किसी महज़ब मुआशरे में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती और स्पेशली उस पार्टी के लिए जिसने 9 मई के हमले किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 9 मई के हमलों पे आज तक कोई आपने देखा स्टेटमेंट दी है? या कैप्टन कर्नल शेर खान जिसके मुजस्मे की बेहुरमती की गई, उनकी फैमिली से गुजारे हमदर्दी किया हो? या जिना हाउस जल गया, कहा हो कि जी कोर कमांडर हाउस जो कायद आजम का घर था उसको आग लगा दी गई है, उस पर हमें बड़ा इज़हार अफसोस है। कभी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो कंटेंशियस पॉलिटिकल इश्यूज पे करेंगे और दे हैव नो रिगार्ड फॉर द लॉ ऑफ द कंट्री। इस मुल्क में एक कानून है